ओह, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तुम्हारा नाटक बहुत जल्दी खत्म नहीं हो गया। आखिर किसके कहने पर ये नाटक कर रही हो? देवराज की इतनी कड़वी बात सुनकर शनाया को बुरा लगता है। वो अपनी नजरें झुकाकर बैठ जाती है। मैं नाटक नहीं कर रही और मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैंने कहा ना आपसे, मैं यहाँ गलती से आ गई। मेरे पीछे गुंडे पड़े थे, मैं भागते भागते इन जंगलों में आ गई। फिर मुझे ये आपकी हवेली दिखी तो मुझे लगा शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर मुझे क्या पता था कि ये किसी माफिया का घर है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। शनाया की बात सुनकर देवराज उसे घूर कर देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी को सच मान लूंगा? ऐसे ही नहीं मैं एक माफिया बनाऊं मैडम। मुझे लोगों का सच और झूठ पल भर में पता चल जाता है। तुम जो ये मासूम बनने का नाटक कर रही हो ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूं, पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। देवराज की बातें सुनकर सनाया के दिल में एक चुभन सी होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतना बुरा तो उसे तब भी नहीं लगा था जब उसके खुद के मामा ने उसे चंद पैसों के लिए गुंडे को बेच दिया था। देवराज शनाया की आंखों में आंसू देखकर एक पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे उसके लिए बुरा लगता है, पर अगले ही पल ये उसका नाटक है ये सोचकर उसके चेहरे पर नफरत झलक आती है और वो बिना कुछ बोले कमरे से निकल जाता है। शनाया फूट फूट कर रोने लगती है और उस पल को याद करने लगती है जब वो अपने मामा के घर से भागी थी। शनाया के माता पिता बचपन में ही उसका साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। शनाया के माता पिता के जाने के बाद उसकी देखभाल उसकी दादी ने की थी, पर दादी की भी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। फिर एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। शनाया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। शनाया के नाम पर उसकी दादी और उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी थी, जिस पर उसके मामा की नजर थी। अजी सुनते हो, हमें शनाया को अपने घर पर लेकर आ जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे कोई और ले जाए। आपको तो पता ही है उस बुढ़िया ने सारी जमीन शनाया के नाम पर लिख दी है, और अगर हम उसे अपने साथ ले आए तो हम उसके बाद भी वही जमीन अपने नाम करवा सकते हैं। वो तो बच्ची है, हमारी बात मान जाएगी। मामा जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। वाह शीला, क्या दिमाग लगाया है तुमने। मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही शातिर औरत हो। वो तो मैं हूँ। अब जल्दी से शहर से उसे यहाँ ले आओ, वो हमारे सारे काम भी कर देगी और हम उसकी जमीन भी अपने नाम करवा लेंगे। वो लोग शनाया को अपने साथ अपने गांव ले गए। शनाया अब अपने मामा के साथ रहने लगी, लेकिन मामा मामी का व्यवहार उसके लिए बहुत रूखा था। वो उससे घर का सारा काम करवाती और फिर खाने को भी थोड़ा बहुत ही देती और कभी कभी खाने को भी ना देती। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। शनाया ने हालात से समझौता कर लिया था। उसे अब इन चीजों की आदत हो गई थी। मामी की बात बात पर डांटना और मारना, और मामा का सब कुछ जानते हुए भी उसको अनदेखा कर देना। शनाया के 18 जन्मदिन पर उसकी मामी और उसके मामा उसे शहर लेकर आए, जहां वो पहले अपनी मम्मी पापा और दादी के साथ रहती थी। शनाया उस दिन बहुत खुश थी। वो इतने दिनों बाद अपने घर आ रही है, अपनी पुरानी यादों को जीने के लिए। शनाया के शहर वाले घर में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां दो लोग बैठे हैं, एक तो वकील और दूसरा एक अधेड़ उम्र का आदमी। मामी शनाया का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गई। शनाया हैरान होते हुए बोली, मामी ये लोग कौन है और ये हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? मामी झूठी मुस्कान लिए कहती है, बेटा ये लोग तुम्हारे मामा के दोस्त हैं और ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। पर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? पीछे से मामा जी आते हैं। वो कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया है यहाँ पर। कैसे पेपर्स मामा? बेटा तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं, और मेरी नौकरी भी चली गई है और तुम्हारी मामी की तबीयत भी खराब रहती है। डॉक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए कहा है और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी मामी का इलाज करा पाए। इसीलिए मैंने सोचा कि हम ये घर बेच देंगे ताकि तुम्हारी मामी का इलाज हो सके, और फिर तुम्हारी शादी के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। मामी शनाया के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, शनाया देखो, हमें पता है कि ये घर तुम्हारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, और सच कहूं तो हम इसे बेचना नहीं चाहते, पर तुम्हारी शादी भी तो करानी होगी ना, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हारी शादी करा पाएं। और मेरा क्या है, मेरा इलाज नहीं भी होगा तो क्या होगा,
ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी ना, कोई बात नहीं। अगर तुम ये घर नहीं बेचना चाहती तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा, तुम्हारी मर्जी है। शनाया सोच में पड़ गई कि वो करे तो क्या करे। उसे कहाँ पता था कि ये सब मामा मामी की चाल है। वो सब उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे और शायद इसका असर पड़ भी रहा था। शनाया अब मन में ठान चुकी थी कि वो घर बेच देगी। मामी की जिंदगी ज्यादा कीमती है इस घर से। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ये घर बेचना पड़ रहा है, पर शायद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू भरी नजरों से पूरे घर को देखने लगी। इस घर में उसका बचपन बीता था। फिर वो वकील के पास गई। कहाँ पर साइन करना है? मामा मामी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वकील ने सामने एक कागज पर इशारा किया। शनाया ने उस पर साइन कर दिए। मामा और मामी का तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो लोग खुशी से शनाया के पास आए और बोले, थैंक यू बेटा। मेरी प्यारी बच्ची। शनाया ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू भी थे, पर वो अपने आंसुओं को मामा मामी से छुपाने की कोशिश कर रही थी। पर मामा मामी को उसके आंसू देखकर भी कोई फर्क ना पड़ा। वो तो इस बात से खुश थे कि शनाया ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे। उस दिन के बाद से तो मामा और मामी शनाया को और परेशान करने लगे। मामी रोज मारती, ये तो उसके लिए आम बात हो गई थी। शनाया कमरे में अकेले बैठकर खूब रोती, पर उसकी मामी को कोई फर्क न पड़ता। फिर एक दिन मामा ने एक अधेड़ उम्र के आदमी, जो कि एक गुंडा था, उसे शनाया की शादी तय कर दी। शनाया ने उस आदमी को देखा तो अपने मन में सोचा, अब और मैं इनके जुल्म नहीं सह सकती। अगर आज मैंने इन्हें मना नहीं किया तो ये लोग मेरी शादी एक गुंडे से करा देंगे। मामी, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती, ये एक गुंडा है। मामी ने एक जोरदार थप्पड़ शनाया को मारा। चुप कर, तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि तेरी मर्जी से हम चले। तुम्हारे मामा जी ने एक बार कह दिया ना कि तुम्हारी शादी इसी से होगी, तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। शनाया आंसू भरी नजरों से मामी को देखते हुए बोली, पर मामी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, और इससे तो बिल्कुल भी नहीं। ये गुंडा है और मुझे इस जैसे लोगों से सख्त नफरत है। मामी शनाया को एक और थप्पड़ मारकर उसके बाल पकड़कर उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी, अब रह तू अंदर बंद। 2 दिन बाद तेरी शादी है, अब तू उसी दिन बाहर निकलेगी। शनाया कमरे में मुंह के बल गिरती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप लोगों के बाद मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। सब मुझे डांटते हैं, मारते हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मामी ने 2 दिन तक शनाया को उसी कमरे में बंद रखा। न खाने को दिया और न ही पीने को। शनाया की हालत बहुत बुरी हो गई। तीसरे दिन मामी ने दरवाजा खोला तो पाया शनाया बेजान सी जमीन पर बैठी है। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत रोई है। मामी शनाया के पास आती है और उसे उठाते हुए बोली, ए लड़की, चल उठ, आज तेरी शादी है। और ये क्या चेहरा बना रखा है? खुश हो जा कि तेरी शादी हम अमीर आदमी से कर रहे हैं। गुंडा है तो क्या हुआ, वो तुझे बहुत प्यार करेगा। शनाया चुपचाप मामी की बातें सुन रही थी। मामी ने उसे एक दुल्हन का जोड़ा दिया और कुछ खाने को दिया और बोली, जा इसे पहन ले, तेरा दूल्हा आता ही होगा। शनाया चुपचाप कपड़े और गहने लेकर वॉशरूम में चली गई। उसने कपड़े और गहने पहने और फिर बाहर आई। शनाया देखती है कि कमरे में कोई भी नहीं है। वो एक आखिरी बार मामा से बात करके उन्हें मनाना चाहती थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। वो कमरे से बाहर निकली। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। कमजोरी के कारण उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत की और धीरे धीरे कदमों से मामा जी के कमरे के बाहर पहुंची। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। आखिरकार हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। शनाया को मानना ही पड़ा शादी के लिए। कैसे ना मानती, मैंने जो कह दिया वो पूरा करके रहती हूँ। पूरे 10 लाख मिले हैं इस लड़की के उस गुंडे से शादी करने के। शनाया को धक्का सा लगा ये सुनकर। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मामा मामी ने मुझे 10 लाख में उस गुंडे को बेच दिया। तभी उसके कानों में मामा मामी की आगे की बात पड़ी, जो कह रहे थे, मानना पड़ेगा तुम्हारी चालाकी को। तुमने शनाया से अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसका घर भी अपने नाम करा लिया। वाह भाई वाह। मामा मामी दोनों हंसने लगे। कमरे में उनकी हंसी गूंज रही थी। शनाया अपने कानों पर अपने दोनों हाथ रख लेती है, जैसे अब वो और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हो। वो अपने कदम पीछे लेने लगी और धीरे धीरे घर से बाहर आ गई और बिना पीछे मुड़े दौड़ने लगी। पर तभी दूल्हा, जो अभी अभी आया था, उसने शनाया को भागते हुए देख लिया और वो अपने आदमियों को लेकर उसके पीछे आने लगा। शनाया तेजी से भागने लगी। भागते भागते उसके पैरों में चोट लग गई, जिससे खून निकलने लगा। पर वो फिर भी नहीं रुकी और तेजी से दौड़ने लगी।